एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, जो कि एक मुगल रूलर था। ठीक है, तो जब हमने सल्तनत पीरियड पढ़ा था, मतलब दिल्ली सल्तनत जब हमने पढ़ी थी, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंट सक्सेशन हो रहे थे। मान लो एक राजा है और इसके बाद में जो राजा बनेगा या जो सुल्तान बनेगा बी, वो इस ए को ज़्यादातर मारकर ही बनता था। ठीक है, बी के बाद जो बनेगा मान लो सी, तो वो सी इस बी को मार के बनेगा। ये चीज़ सल्तनत पीरियड में देखी जा रही थी, लेकिन ये वापस से देखने को मिलती है शाहजहां के सक्सेशन के समय पर, क्योंकि बीच में बाबर आया था। बाबर ने मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी। तो ये वायलेंट सक्सेशन भी नहीं थे, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं आराम से राजा बन गया, उसका बेटा अकबर आराम से राजा बन गया, है ना। लेकिन शाहजहां जब बीमार पड़ता है 1657 में, तो ये वायलेंट सक्सेशन फिर से देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि शाहजहां चाहता था कि इसका सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह राजा बने। ठीक है, लेकिन दारा शिकोह का छोटा भाई था जिसका नाम था औरंगजेब, यानी कि शाहजहां का बेटा था ये। उसने दारा शिकोह को कई सारे बैटल्स में हराया और इवेंचुअली उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब मार दिया, उसको जान से ख़त्म कर दिया। और उसके सर को अपने फादर के सामने प्रेजेंट किया, उसके सिर को लेकर आया कि लो, आप इसे राजा बनाना चाहते थे, इसे तो मैंने मार दिया, बहुत सारे बैटल्स में भी हरा दिया। तो दारा शिकोह की कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक भाई इसने ऐसे करके ख़त्म कर दिया। इसने अपने दो भाइयों को और रिमूव किया, मतलब शाहजहां के टोटल 4 बेटे थे, जिसमें एक दारा शिकोह है और एक औरंगजेब है और 2 और भाई हैं। तो बाकी के 2 भाइयों में से उसने एक को तो अरेस्ट कर लिया और एग्जीक्यूट करवा दिया, मरवा दिया उसको भी, और दूसरे को एग्जाइल भेज दिया। एग्जाइल मतलब कि देश निकाला दे दिया कि मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और यहाँ पर कभी मुड़कर मैं देखना, कभी वापस मत आना। इस टाइप से दूसरे को भी भगा दिया इसने। अब बचा कौन? अकेला। अब बचा सिर्फ औरंगजेब, कोई भी कंपटीशन नहीं है उसका। और फिर जो शाहजहां है वो तो अभी एम्परर बना हुआ है ना, वो तो अभी सम्राट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। तो अगर शाहजहां ये बोल दे कि मुझे औरंगजेब को रूलर नहीं बनाना, तो साम्राज्य की जनता और आर्मी के कुछ लोग और जो गवर्नर्स वगैरह होते हैं, सब लोग औरंगजेब के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। तो फिर औरंगजेब राजा नहीं बन पाएगा। इसीलिए इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया, इम्प्रिजन कर लिया आगरा फोर्ट में, और शाहजहां यहाँ पर अपनी डेथ तक रहता है आगरा फोर्ट में ही। ठीक है, फिर औरंगजेब ने अपने आप को क्राउन कर लिया, गद्दी पर बैठा दिया और अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया 1658 में। और किस नाम से अपने आप को कहा इसने? आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व विजेता, पूरे विश्व को जीतने वाला, ये इसने खुद को बोला। तो इसने ऑलमोस्ट 49 साल तक रूल किया था। कैसे कि 1658 में राजा बन रहा है और 1707 में इसकी डेथ हो जाती है, तो 49 ईयर्स हो गए टोटल। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा इन एम्परर्स के हम एवरेज रूल को देख लेते हैं। तो जब हमने दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि उनका एवरेज रेन, यानी कि जो शासन काल है, वो लगभग 9 सालों तक का था एवरेज, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। कोई भी इंसान सुल्तान को मारकर जो है कभी भी राजा बन सकता है, उसका नज़दीकी इंसान कभी भी उसे मार सकता है, तो इंस्टेबिलिटी थी। इसीलिए उनका एवरेज जो था वो 9 ईयर्स था सिर्फ। ठीक है, लेकिन ये फिगर 27 ईयर्स हो जाता है मुगल एम्परर्स की केस में, अप टू औरंगजेब, यानी कि बाबर से लेकर जब हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं बी टू ए, तब ये एवरेज जो आता है ये 27 आता है। अब एवरेज का यहाँ पर मतलब किसी एक पर्टिकुलर रूलर के शासनकालों की बात नहीं है। जैसे अकबर का हमने देखा था लगभग 50 साल इसने रूल किया था, औरंगजेब ने 49 ईयर्स रूल किया है। ठीक है, बाबर ने लगभग 4 सालों तक रूल किया। तो जितने भी रूलर्स आए बाबर से लेके औरंगजेब तक, सभी के शासनकाल को जोड़ा। ठीक है, और जोड़ने के बाद में उनका एवरेज निकाल लिया। एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास 3 संख्याएं, एक ए है, एक है, एक 2 है, एक 3 है। ठीक है, तो अगर हमें इनका औसत निकालना होगा, इनका एवरेज निकालना होगा, तो कैसे निकालते हैं? मैथ का कॉन्सेप्ट क्या है? 1 + 2 + 3 करते हैं और डिवाइड किससे देते हैं? जितनी संख्याएं होती हैं। यहाँ पर कितनी संख्या हैं? एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, टोटल 3 संख्याएं हैं, तो 3 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि 6/3, यानी कि 2 इसका एवरेज आ जाएगा इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, यहीं अगर हमें 1 और 2 का एवरेज निकालना होता तो कैसे निकालते? 1 + 2 बाय कितनी संख्या है? 1 और 2, तो 2 का डिवाइड यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर आ जाता 3/2, यानी कि 1.5। ये 1 और 2 का एवरेज हो जाता। तो इसी तरीके से अलग अलग रूलर्स के शासनकालों को मिलाकर एवरेज निकाला गया है। तो औरंगजेब तक 27 ईयर्स आया था। ठीक है, उसके बाद में औरंगजेब की डेथ के बाद में ना मुगल साम्राज्य
वीक होने लगता है। तो वीक होने लगता है, रूलर्स कम समय तक रहने लगते हैं, तो ये फिर कम हो जाता है, 16 साल तक ही हो जाता है। अगर हम सारे मुगल रूलर्स को लेते हैं तो मतलब बाबर से लेकर एंड तक, जब मुगल एम्पायर 19th सेंचुरी में ख़त्म हो गया था तब तक की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 16 साल हो जाता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद में मुगल एम्पायर वीक हो गया था। तो रेन के यानी कि शासन के इन सालों के नंबर से हम क्या सेंस निकाल सकते हैं, हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो कंक्लूजन ये है कि दिल्ली सल्तनत तो कंपैरेटिवली अनस्टेबल थी। जब हम एक तरफ दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं और एक तरफ मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत तो अनस्टेबल थी और मुगल एम्पायर स्टेबल था। ठीक है, जो शुरुआती मुगल थे वो ज़्यादा स्टेबल थे और ज़्यादा पावरफुल थे, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां। और औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर वीक होने लगा था। ठीक है, तो औरंगजेब कैसे राजा बनता है ये तो हमने देख लिया। फिर औरंगजेब जो है वो मिलिट्री मैटर्स में स्किल्ड था, मतलब ये एक अच्छा मिलिट्री कमांडर था, ये वॉर अच्छी लड़ता था, इसीलिए तो इसने मुगल एम्पायर को अपनी पीक पर पहुंचाया। ठीक है, इसने बहुत सारी कैंपेन्स चलाई, कैंपेन मतलब वॉर चलाई इसने, और साउथ इंडिया के कई सारे पार्ट्स को इसने कॉन्क्वायर किया। जैसे कि ये जो मैप है मुगल एम्पायर का, यहाँ पर साउथ इंडिया में एक्सपेंशन किया था औरंगजेब ने। ये वाला पूरा एरिया औरंगजेब के अंडर में आता था। ठीक है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये इसके हाथ से निकल गया था क्योंकि इसने साउथ में ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, और अकबर जो था, अकबर के अंडर में यहाँ तक का एरिया था, लेकिन औरंगजेब ने ये वाला एरिया बढ़ा दिया था और थोड़ा सा नॉर्थ वाला भी बढ़ा दिया था। ठीक है, तो वॉर ही वॉर करता रहा औरंगजेब अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लड़ाई की इसने, इसीलिए मिलिट्री मैटर में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसके टाइम पर मुगल एम्पायर अपनी पीक पर पहुंचा था। ठीक है, और इसने कॉन्स्टेंटली बहुत सारे रेबिलियंस यानी कि बहुत सारे विद्रोह फेस किया, यानी कि जो लोग थे वो इसको रेजिस्ट कर रहे थे, इसको भगाने की कोशिश कर रहे थे, इससे लड़ाई कर रहे थे। और कुछ को हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो इसके बाद में आएगा। कौन सा टॉपिक? रेजिस्टेंट टू मुगल्स करके है ये वाला टॉपिक, ये अगली वीडियो में तो हम पढ़ेंगे ही, तो उसी में इसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, तो औरंगजेब ने अपनी लाइफ के 25 ईयर्स जो हैं वो वॉर लड़ते लड़ते बिताए और दक्कन में ही ये वॉर लड़ता रहा ज़्यादातर। तो जब लगातार वॉर चलेगी तो सेना के लिए खर्च लगेगा, है ना, बड़ी बड़ी आर्मीज रखनी पड़ेंगी, और इससे क्या होगा, उस सेना के लिए खाना पीना चाहिए, उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी ना, फ्री में थोड़ी ना सेना आ जाएगी। तो इससे एम्पायर की ट्रेजरी ख़त्म होने लगती है। ट्रेजरी यानी कि खजाना जो होता है, उस खजाने में कहाँ से पैसा आता है? टैक्स से पैसा आता है, और ट्रेड से यानी कि जो व्यापार होता है उससे पैसा आता है। इसके अलावा युद्ध में जो पैसे मिलते हैं, जो भी ये लोग लूटपाट करते हैं, वो इसी ट्रेजरी में आता है। तो ये ट्रेजरी ख़त्म होने लगी थी। अब जब ट्रेजरी ख़त्म होने लगी थी तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन पर एक स्ट्रेन पड़ता है, एक दबाव पड़ता है। कैसे? कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो शासन चलाने की पूरा जो सिस्टम है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? इसमें कानून बनाना, टैक्स लेना, सेना संभालना, जस्टिस देना, और अधिकारियों की नियुक्ति यानी कि ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करना, जनता की सुरक्षा करना। तो जब पैसे ही नहीं होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, और इसी वजह से एक चीज़ ये मानी जाती है कि मुग़ल पावर का औरंगज़ेब की डेथ के बाद में जो रैपिड डिक्लाइन हुआ, यानी कि बहुत तेज़ी से जो मुग़ल एम्पायर ख़त्म होने लगा, वो इसी वजह से होने लगा क्योंकि औरंगज़ेब ने वॉर लड़े, जिसकी वजह से पैसा ख़त्म होने लगा और एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब होता चला गया। तो औरंगज़ेब की डेथ हुई थी 1707 में। ठीक है, अब औरंगज़ेब के थोड़े से रिलीजन की बात कर ले रहे हैं। तो औरंगज़ेब इस्लाम के सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करता था। सुन्नी सेक्ट क्या है? देखो, इस्लाम में मेन जो मेजर ब्रांचेस हैं वो दो ब्रांचेस हैं। एक तो सुन्नी इस्लाम है, ठीक है, या सुन्नी मुसलमान कह सकते हैं, एक शिया है। ठीक है, ये दो मेजर ब्रांच हैं, और औरंगज़ेब जो फॉलो करता था वो सुन्नी को फॉलो करता था, शिया के अगेंस्ट में था। तो ये डीपली रिलीजियस था, बहुत ज़्यादा धार्मिक था औरंगज़ेब। इसने एक ऑस्टियर लाइफ जी, यानी कि एक डिसिप्लिन लाइफ जी, जिसमें जो भी नियम कानून होते थे इसके धर्म के वो सब ये मानता था, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता था। अनलाइक अकबर, यानी कि इसकी अकबर से तुलना की जा रही है कि अकबर ने सारे जो रिलीजियस रिचुअल्स थे, ओकेशंस वगैरह थे, वो सबको नहीं कर पाता था, लेकिन औरंगज़ेब क्या है, सारे रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करता था, सभी ओकेशंस को फॉलो करता था। तो अकबर ने क्या किया, धीरे धीरे इसने वो सारी प्रैक्टिसेस बैन कर दी जिनको ये अन इस्लामिक मानता था, मतलब ये इस्लाम के खिलाफ हैं, जैसे कि म्यूज़िक, जैसे कि डांस, इन सभी को इसने अपने कोर्ट में बैन कर दिया था।
और इसने क्या किया था, जिजिया टैक्स को रीइम्पोज किया था और नॉन मुस्लिम पर ये जिजिया टैक्स था। इसके साथ ही साथ पिलग्रिमेज टैक्स जो हिंदू की ट्रैवलिंग पर लगाया जाता था, जब हिंदू अपने सैक्रेड प्लेसेस पर जाते थे, मतलब तीर्थ स्थल बोलते हैं ना, जब वहाँ हिंदू जाते थे तो उन पर लगता था पिलग्रिमेज टैक्स, मतलब तीर्थ यात्रा कर लग रहा है, अपने सैक्रेड प्लेसेस पर जाने के लिए इनको उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। तो अकबर ये समझ गया था कि इनसे इस चीज़ का टैक्स लेना गलत है, और क्योंकि ये लोग अपने धर्म को ही तो फॉलो कर रहे हैं ना, अपने धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, तो उनसे इस चीज़ का क्यों टैक्स ले हम। इसीलिए अकबर ने जजिया भी हटा दिया था और ये पिलग्रिमेज टैक्स भी हटा दिया था। लेकिन औरंगज़ेब ने दोनों को वापस से लगा दिया, जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स को, ठीक है। तो फिर उसके बाद में यह है एक पेंटिंग जिसमें बीच में औरंगज़ेब बैठा हुआ है, इसके हाथ में ये हॉक है यानी कि बाज बैठा हुआ है वाइट कलर में, और सामने ये जो है ये इसका बेटा है, छोटा बेटा, ठीक है। 17वीं सेंचुरी की पेंटिंग है ये। अब कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि औरंगज़ेब के जो मोटिव थे ये प्राइमरली पॉलिटिकल थे, मतलब औरंगज़ेब जिजिया टैक्स लगा रहा है, औरंगज़ेब पिलग्रिमेज टैक्स लगा रहा है, औरंगज़ेब डांस वगैरह को बैन कर रहा है, ये सब पॉलिटिकल रीजंस थे ये सब करने के। मतलब ये अपने एम्पायर के डोमिनेंस को इस्टेब्लिश बनाए रखना चाहता था और स्ट्रेंथन करना चाहता था, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाए रखना चाहता था अपने एम्पायर के डोमिनेंस को, मुगल्स को, इसलिए वो सब कर रहा था। तो उन स्कॉलर्स ने जो इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं पॉलिटिकल मोटिव को, वो एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि औरंगज़ेब ने कुछ टेम्पल्स को ग्रांट दिए, मतलब पैसा दिया, और प्रोटेक्शन का अश्योरेंस दिया, मतलब ये बोला कि हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो स्कॉलर कि अगर औरंगज़ेब रिलीजियसली ही ये सब कर रहा था, डांस वगैरह बैन कर रहा था, जिजिया टैक्स लगा रहा था, तो फिर उसने कुछ टेम्पल्स को ग्रांट क्यों दी, उनको प्रोटेक्शन क्यों दी, इस चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे ये बात बोली जा रही है कि पॉलिटिक्स ने उसके डिसीजंस में एक रोल तो प्ले किया, नो डाउट, लेकिन औरंगज़ेब के खुद के जो फरमान थे, या फरमान इस तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसे हम एडिक्ट बोलते हैं, एडिक्ट मतलब, या फरमान का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जो बादशाह ने या रूलर ने दिया है और उस ऑर्डर को पूरे एम्पायर में माना जाएगा, वो चीज़ हो गई फरमान। तो फरमान जारी करते थे राजा। औरंगज़ेब के फरमान में लिखा है उसका जो पर्सनल रिलीजियस मोटिव है वो क्लियर हो जाता है, मतलब औरंगज़ेब जो भी कर रहा है वो रिलीजियसली पर्पस से ही कर रहा है, धार्मिक पर्पस से कर रहा है। जैसे इस चीज़ का भी एग्जाम्पल है 1669 में उसने अपने प्रोविंसेस के सारे गवर्नर्स को बोला, प्रोविंसेस मतलब जैसे कि आज भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं, उसी तरीके से उस समय मुग़ल एम्पायर में प्रोविंसेस थे, अलग अलग ये प्रांत बनाए गए, ठीक है। तो अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग गवर्नर्स बिठाए गए इन एरियाज़ को संभालने के लिए, और उन्हीं गवर्नर्स को औरंगज़ेब ने ऑर्डर दिया कि जाओ और जितने भी वहाँ पर टेम्पल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, सबको नष्ट कर दो, इन्फिडल्स के स्कूल्स को नष्ट कर दो, यानी कि काफिरों के जो भी टेम्पल वगैरह सबको नष्ट कर दो और उनकी टीचिंग्स, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर दो। ये ऑर्डर दिया था औरंगज़ेब ने अपने गवर्नर्स को। तो फिर क्या होता है, जो बनारस में टेम्पल थे, बनारस जिसे हम आज के टाइम पर वाराणसी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर मथुरा में, सोमनाथ में जो टेम्पल्स थे और भी कई सारे टेम्पल, उन सभी को डिस्ट्रॉय किया गया। इसके साथ ही साथ जैन टेम्पल्स और सिख गुरुद्वारास को भी डिस्ट्रॉय किया गया। अब थोड़ी सी इनकी लोकेशन देख लो, ये सोमनाथ कहाँ है, वाराणसी कहाँ है। तो वाराणसी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर सामने दिख जाएगी। तो एक तो ये यूपी में हो गई वाराणसी, एक यहाँ पर है, ये भी यूपी में है, ये हो गई मथुरा, ठीक है। अब आ जाओ गुजरात में, ये गुजरात का मैप है, गुजरात के बिल्कुल साउथ में यहाँ पर है सोमनाथ, ठीक है। ये 3 साइट हो गई, सोमनाथ में, मथुरा में और वाराणसी में। क्या करवाया था औरंगज़ेब ने, सारे मंदिर नष्ट करवा दिए थे, सारे स्कूल्स नष्ट करवा दिए थे, मतलब ऑर्डर दिया था। तो फिर एक हमने साइट ये भी देखी थी उड़ीसा में, कोणार्क नाम से, कोणार्क में जो सन टेम्पल है ये हमने देखा था, तो ये लोकेशन भी हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है, ये हो गया। अब बात यह है कि औरंगज़ेब ऐसा सिर्फ जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए नहीं कर रहा है कि उनके सारे मंदिरों को नष्ट करवा रहा है, बल्कि ये सारे अत्याचार औरंगज़ेब जो मुस्लिम के अदर सेक्ट हैं उन पर भी लागू कर रहा है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना अभी शिया और सुन्नी, तो औरंगज़ेब खुद तो सुन्नी है, तो सुन्नी पर तो इसने कोई भी अत्याचार नहीं किए, लेकिन शिया पर, शिया जो ग्रुप था उस पर, सूफीज़ पर, सूफ़ी जो थे वो शिया भी हो सकते थे, सुन्नी भी हो सकते थे। तो ये सूफ़ी क्या था, ये एक अलग से ट्रेडिशन चला था इस्लाम के अंदर
एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन था, यानी कि आध्यात्मिक परंपरा या आध्यात्मिक ट्रेडिशन। इसमें ये सूफी लोग, सूफी संत इन्हें बोला जाता है, ये लोग क्या करते थे, ये स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, अपनी अंतरात्मा पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं कि आत्मा की शांति मिले, ये भक्ति पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, म्यूज़िक, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों की बात करते हैं ये सूफीज़। तो इन सूफीज़ के ख़िलाफ़ में, अदर सेक्ट मुस्लिम के जो थे उनके ख़िलाफ़ में, ज़ोरोएस्ट्रियन के ख़िलाफ़ में भी औरंगज़ेब ने काफ़ी अत्याचार किए। अब ये ज़ोरोएस्ट्रियंस कौन थे? ये रिलीजन ऑफ पारसीज़ इन इंडिया, जो पारसी हैं भारत में आज के समय पर, जो पारसी नाम से रह रहे हैं, उनका ही रिलीजन बोला जाता है ज़ोरोएस्ट्रियन। ठीक है, ये ओरिजिनली पर्शिया से आए थे। पर्शिया कहाँ है, थोड़ी सी इसकी भी लोकेशन देख लो। तो पर्शिया है, प्रेजेंट डे जो ईरान है वो है पर्शिया। तो सबसे पहले देखो, ये है अपना इंडिया का मैप। ठीक है, ये इंडिया से वेस्ट में जाओगे तो ये पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ये है अफ़गानिस्तान। ओके, ये 3 कंट्री क्लियर हुई। अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से लगती हुई जो बाउंड्री है, ये वाली जो कंट्री आपको दिख रही है, यही है ईरान। ठीक है, इसी ईरान को पहले पर्शिया बोलते थे। यहीं के लोग उठ कर भारत में आ गए थे, यहाँ से आ गए थे, तो इनको भारत में पारसी बोला जाता है। ठीक, और ये ईरान हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पिद्दी सी कंट्री है, ये छोटी सी कंट्री इज़राइल। ठीक है, इसने, और यूएसए ने, यूएसए कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका में, ये वाली जो कंट्री है ये है यूएसए, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं या अमेरिका के नाम से जानते हैं। यूएसए और इजराइल ने मिलकर क्या किया था, इस ईरान पर बहुत सारे अटैक किए थे। तो लौटकर ईरान ने भी अटैक किए, इसीलिए ईरान काफ़ी चर्चाओं में था। और यहीं से लोग उठकर भारत में आए थे, जिन्हें हम पारसी बोलते हैं, और इनके धर्म को ज़ोरोएस्ट्रियन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमने कितनी सारी कंट्रीज़ की मैपिंग सीख ली है। कितनी सारी कंट्रीज़ को अगर आप मैप में देखोगे तो आराम से पहचान लोगे। सबसे पहले तो अपने भारत को ही आपने जान लिया। ठीक है, ये हो गया भारत का मैप। ओके, ये बांग्लादेश बना दिया हमने इस तरीके से, और ये गुजरात, ये राजस्थान वाला एरिया। उसके बाद में ये पाकिस्तान हमने देख ही लिया है। ठीक है, पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान, इसकी मैपिंग हमने देख ली, और अभी हमने ईरान की देख ली है। इसके अलावा एक कंट्री ये भी तो थी, उज़्बेकिस्तान। यहीं से तो बाबर आया था भाई, यहाँ से समरकंद से बाबर आया था, है ना। उसके बाद में हमने और कौन सी कंट्री देखी है, फिर मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब कंट्री बताई थी तो 7 कंट्री बताई थी। पाकिस्तान, इंडिया, ये नेपाल हो गई। ठीक है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर ये श्रीलंका हो गई, और यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड हैं, और इस कंट्री को क्या बोलते हैं हम, मालदीव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक बात और कि इंडिया का मैप बनाना काफ़ी ज़रूरी है। आपको अगर अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे मैप बनाना। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि मैप को कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करो, यहाँ से 2 चोंच निकालो, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा घुमाओ, फिर नीचे जाओ, यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट है तो उसके लिए जगह निकालो। तो इसको नीचे की तरफ हमने काट दिया। ठीक है, अब ये नेपाल है तो नेपाल के लिए पूरी जगह निकालनी पड़ेगी। फिर ये सिक्किम स्टेट है, इसको इस तरीके से घुमा दो। यहाँ पर भूटान है तो भूटान के लिए जगह दे दी, फिर इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से, और हमने नॉर्थ ईस्ट बना दिया। यहाँ पर वापस आ जाओ, इसको ऐसे घुमाकर, सीधा करके ऐसे घुमाकर इसको नीचे लेकर जाओ, ये राजस्थान बना दो, थोड़ा सा एरिया उठा दो ऊपर, और ये इस तरीके से ये गुजरात बना दिया हमने। गुजरात के ये 2, मतलब इसको ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। फिर साउथ में जाएंगे, साउथ में इस तरीके से लंबा जाते हुए फिर यहाँ से इसको चौड़ा दो, और ऐसे करके ये बांग्लादेश हमने बना दिया है। और ये त्रिपुरा, ये वाला त्रिपुरा हो गया, ये मिज़ोरम हो गया, ये बना दिया, जोड़ दिया दोनों को, और हो गया अपना इंडिया का मैप बन गया। और इसके साथ ही साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी बनाने होंगे जो यहाँ पर हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और ये यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड। तो इन दोनों को भी बनाना बिल्कुल मत भूलना जब भी इंडिया का मैप बनाओ। तो अब वापस से अपने ट्रैक पर हम आ जाते हैं। हम कहाँ पर थे, तो हमने ये देख लिया था, हमने ज़ोरोएस्ट्रियंस देख लिए हैं। अब जो बात कही जा रही है वो औरंगज़ेब की डेथ से पहले की थोड़ी सी बात की जा रही है कि औरंगज़ेब ने अपने लास्ट टाइम में क्या कहा था। तो औरंगज़ेब ने अपने लास्ट लेटर्स लिखे थे अपने 2 बेटों को। ठीक है, औरंगज़ेब ने लिखा कि आई केम अलोन, यानी कि मैं अकेला आया हूँ इस दुनिया में और अकेला ही मैं जाऊँगा। मतलब जो भी पावर है, जो पैसा है, सेना है, पूरा इतना बड़ा साम्राज्य है, ये कुछ भी औरंगज़ेब के साथ में नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि ये नहीं जानता कि ये कौन है, हु आई एम, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, और मैंने अब तक क्या किया है अपनी लाइफ में मुझे ये भी नहीं पता। मतलब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा ऐसे रेग्रेट फील हो रहा है, पश्चाताप फील हो रहा है कि मैंने किया क्या है मुझे नहीं पता।
ठीक है, यानी कि औरंगज़ेब शायद अपनी वॉर्स और डिसीजंस के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर पश्चाताप कर रहा है। फिर आगे कहता है कि मैंने कंट्री के लिए और कंट्री के लोगों के लिए अच्छा नहीं किया है, वेल नहीं किया है, और फ्यूचर में भी इसको कोई होप नहीं है, होप यानी कि आशा। तो ये बोल रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है कि एम्पायर स्टेबल नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि मैंने ही नींव डाल दी है इतनी सारी युद्ध करके, ठीक है, अत्याचार करके। तो आगे जाकर मुगल साम्राज्य टूटेगा, कमज़ोर बनेगा, और ऐसा ही होता है। औरंगज़ेब के बाद में, औरंगज़ेब की डेथ के बाद में मुगल एम्पायर वीक होने लगता है, ठीक है। फिर ये आगे बोल रहा है कि मैं अपनी लाइफ में हेल्पलेस रहा, बहुत ज़्यादा लाचार रहा, यानी कि इतना पावरफुल एम्परर था, उसके बावजूद भी ये एंड में इमोशनली वीक है और अपने आप को अकेला फील कर रहा है। तो ये हेल्पलेस रहा अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा परेशान रहा, क्योंकि वॉर ही वॉर तो करता रहा था ना ये, और हेल्पलेस ही ये जा रहा है, ठीक है, इस दुनिया को छोड़ के, क्योंकि इसकी डेथ होने वाली है। तो ये जो सारे वर्ड्स हमने देखे कि हमको औरंगज़ेब के बारे में क्या बताते हैं, तो ये हमें बताते हैं कि रूलर्स मिस्टेक करते हैं और रेग्रेट भी फील करते हैं, यानी पश्चाताप करते हैं, और एंड में ह्यूमन इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब अकेलापन ये महसूस कर रहा है, ये दुखी है, बहुत ज़्यादा लाचार अपने आप को महसूस कर रहा है। तो ये जो पूरा लेटर पढ़ा, इससे आपको क्या समझ आता है, आपको क्या लगता है, क्या महसूस हो रहा है? तो क्या महसूस हो रहा है ये तो कमेंट्स में आपको बताना पड़ेगा। वैसे बस थोड़ा सा मैं भी बता दूं कि ये वर्ड्स पढ़कर हमें लगता है कि औरंगज़ेब अपनी लाइफ के एंड में बहुत ज़्यादा अकेला था और पछतावे से भरा हुआ था, है ना। इतने बड़े एम्पायर का राजा होने के बावजूद उसे अपने फैसलों और अपनी वॉर्स को लेकर बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा था। वो ये समझ पा रहा था कि मैंने लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है, तो सिवाय पछताने के अब औरंगज़ेब कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। और हम कर भी कह सकते हैं भाई। तो हमने चैप्टर में कई सारे इन्वेडर्स पढ़े और रूलर्स पढ़े जिन्होंने कई सारे टेरेबल काम किए, मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक काम, लोगों को बहुत परेशान किया, एट्रोसिटी की, उन पर अत्याचार किए, ठीक है। बहुत सारे रूलर्स देखे, जैसे बाबर देखा, और अकबर ने शुरुआत में लगभग 30,000 लोगों की डेथ का ऑर्डर दे दिया था, चित्तौड़ में देखा था हमने, है ना। औरंगज़ेब ने भी कई सारे लोगों को मारा था। तो इन लोगों के काम अच्छे नहीं थे, ये बता रही है एनसीईआरटी, ठीक है। और बहुत सारे और भी ऐसे रहे रूलर्स जिनको मेंशन किया जा सकता था, लेकिन बुक ने मेंशन नहीं किया है। तो जो नोट ऑन हिस्ट्रीज डार्कर चैप्टर्स जो है पेज 20 पर, ये चैप्टर 1 के ख़त्म होने के जस्ट बाद पेज 20 पर ये वाला एक नोट दिया गया हिस्ट्री के डार्कर पीरियड्स पर। तो इसको आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा इसमें आइडिया मिल जाता है कि हमें जो है जो पास्ट में जो हुआ है, पास्ट में जिन भी लोगों ने जो चीज़ की है, एट्रोसिटी वगैरह की है, उनको हम आज के लोगों से नहीं जोड़ सकते, आज के लोगों पर वो चीज़ हम नहीं थोप सकते हैं। बाकी हमें पास्ट के फैक्ट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो भी विक्टिम है, यानी कि जिन पर अत्याचार किए गए, जो पीड़ित हैं, उनके लिए हमें रिस्पेक्ट रखनी है, उनको हमें रिमेंबर रखना है, उनको याद रखना है हमें, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है दिमाग में रखना कि आज के समय पर जो एक्शंस किए इंडिविजुअल्स ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग आज नहीं रखते हैं। मतलब जो सालों पहले जो ये लोग कर रहे हैं, इन्वेडर्स जो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों ने जो भी किया था उसको हम आज के लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग क्या करेंगे कि ये पढ़ने के बाद में मुग़ल ने इतना सारा अत्याचार किया था, ये किया था, वो किया था, तो वो लोग एक धारणा बना लेंगे कि मुस्लिम्स बेकार हैं, मुस्लिम्स ने लूटा पार्टी करी है, मुस्लिम्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, इनको भगाओ यहाँ से, इस तरीके की मतलब विचारधारा ये लोग रख लेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें बैलेंस होकर चलना है, ठीक है। बैलेंस कैसे कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, सभी की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। तो हमें किसी को भी आज के समय पर ब्लेम नहीं करना है कि तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया, कि तुमसे जुड़े हुए लोगों ने ऐसा किया, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। सभी लोगों को रिस्पेक्ट देनी है हमें, और जो विक्टिम्स हैं उनको भी याद रखना है, उनके लिए भी हमें रिस्पेक्ट रखनी है। तो कोई ऊंच नीच, कोई धर्म वाली बात नहीं। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हो, तो बोलो मैं भारतीय हूँ, ठीक है। दिल से कहो मैं भारतीय हूँ, और गर्व महसूस करो ये कहने में। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हिस्ट्री में हुआ है उसके लिए, जिन लोगों ने जो हिस्ट्री में किया है, जो पास्ट में किया है, उसके लिए हम आज के लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत गलत बात हो जाती है। तो यही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ पर समझाना चाह रही है, क्योंकि ये जो फैक्ट थे ये पढ़ना तो ज़रूरी था कि औरंगज़ेब कैसा राजा था, अकबर कैसा राजा था, ये हमें पढ़ना ज़रूरी था ना। दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था, ये सब पढ़ना ज़रूरी था। तो
हम एक धारणा अपने दिमाग में बना लेंगे, गलत धारणा बना लेंगे, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाएगी। हमें बैलेंस होकर चलना है, हमें गलत धारणा नहीं बनानी है। पास्ट में जो भी काम हुए उसके लिए हमें आज को ब्लेम नहीं करना है, आज के लोगों को ब्लेम नहीं करना है। साफ साफ ये किताब बोल रही है। तो मुगल्स को जितना भला बुरा बोला जाता है ना, उतना भला बुरा तो भाई साहब अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा ख़राब काम किए थे इंडिया में, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि मुगल्स ने बेकार काम किए, लेकिन मुगल्स ने ऐसा तो नहीं किया कि भारत का पैसा उठाया और ले गए यहाँ से, भारत को गरीब बनाया, ऐसा नहीं किया था। बल्कि भारत में कई सारे काम किए, जो पंचमहल बनवाया, ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट बनवाया। ये सब क्या है? ये आज इंडिया के लिए एक इनकम ही तो है। कई सारे देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या करवाया? कुछ नहीं। जो भी इंडिया के पास था उसे उठा उठा के ले गए। इनसे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुगलों के समय तक भारत का पूरे वर्ल्ड में दबदबा था, बहुत अच्छी इकोनॉमी थी। लेकिन जो अंग्रेज़ आए, उन लोगों ने क्या किया? सिर्फ लूटा इंडिया को, सारा पैसा ले गए अपने देशों में। तो जो इंडिया आज खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, वो एक समय पर उसमें बहुत सारा पैसा था भारत के पास में। तो हमने देख लिया कि औरंगज़ेब कैसा राजा था, और हमें अपनी जो धारणा है, जो सोच है, उसको गलत नहीं बनाना है। पास्ट में जो भी काम किए गए हैं उसके लिए आज के लोगों को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? दिमाग में बिठा लेना ये बात। तो अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम मुगल्स के प्रति जो रेजिस्टेंस रहा, किन किन लोगों ने रेजिस्ट किया, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जाट पीजेंट्री वगैरह, भील, गोंड, संथल्स, कोच, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।